नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो 21,017 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं। उनको एक चीज यही समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं आगे, क्लास करूं या टेस्ट दूं। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि आपको टेस्ट देना है, यह चीज तो एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन इस वीडियो में आपको यह मैं क्लियर करने वाला हूं कि आखिर ये 60 दिन में आप कैसे पास करेंगे। 60 दिन कोई बड़ा दिन नहीं है, उसमें भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम बीपीएससी को क्रैक करना 60 दिन में एक टेढ़ी खीर है। इसके लिए कम से कम एक चीज मान के चलिए कि कम से कम 700 से 800 घंटा पढ़ाई करना होगा, तब जाके आपको 500 नंबर आ सकता है। 700 से 800 घंटा अगर आप ये देने के लिए तैयार हैं, ये करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए कि 6000 में आपका रोल नंबर आ रहा है। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। और अगर आप 800 घंटा पढ़ने के लिए आज से मां सरस्वती के चरण पकड़ के अगर आप कसम नहीं खाते हैं, दीन दुनिया जहां को भूलते नहीं है, तो याद रखिए आपका प्रीलिम्स तक नाम रहेगा, मेंस में दूर दूर तक आपका रोल नंबर नहीं रहेगा। इसी पे आप चर्चा करने वाले और बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको ऐसे समझा देंगे जैसे लगेगा सुजीत सर सच में बीपीएससी में कुछ चुनिंदा टॉपिक है, अगर इस पे मेहनत किया जाए और खूब मेहनत किया जाए, हर एक डायमेंशन से सोचा जाए, तो बीपीएससी पास करना 60 दिन में बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है, और आप पास कर जाएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, इसमें मेंस में जीएस1 में लिखना होता है, जीएस2 में लिखना होता है और निबंध में लिखना होता है। आसान चीज है जो समझा देता हूं आपको, समझ लीजिए, एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। जीएस1 में 3 सब्जेक्ट है, एक में इतिहास है, दूसरा आईआर और करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर है, और तीसरा स्टेटिक्स। इसमें 300 नंबर का रहता है। जीएस2 में पॉलिटी है, ज्योग्राफी इकोनॉमी है और साइंस टेक है, इसमें भी 300 नंबर का रहता है। और निबंध में 300 नंबर का रहता है। टोटल 12 क्वेश्चन रहता है, लिखना 3 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है, और इस तीनों को मिला के 900 नंबर होता है। 900 नंबर में मुझे किसी भी हालात में खराब से खराब स्थिति में भी 500 नंबर लाना, चाहे जैसे वो किसी कैटेगरी में हो। कैटेगरी का कोई चर्चा नहीं, आप किसी में रहे, एससी में रहे, एससी में रहे, ईबीसी में रहे, जनरल, कुछ भी रहे, दिमाग ये सोच रहा है कि मेरा गुरुदेव जनरल है, हम जनरल के लिए फाइट करेंगे, तब जाके आपको एसडीएम से मिलना नसीब होगा। तो आप ये मान के चलिए 500 नंबर हमें लाना है। अगर 500 नंबर लाना है तो इसी 900 में 500 लाना है, यानी 60% किसी भी हालत में, क्योंकि इंटरव्यू पता नहीं कितना मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अगर इंटरव्यू में कम भी मिले फिर भी बीपीएससी का कोई ना कोई पोस्ट मिले, इसके लिए आपको 500 नंबर लाना ही होगा किसी भी हालात में। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। थोड़ा समय नहीं है, थोड़ा तेजी से बोलते चलेंगे, जिससे कि आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो वीडियो को रोक रोक के लिख लें, जो इच्छा हो आप कर लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको देख के जाना जरूरी है। अगर इन टॉपिक को देख के जाते हैं तभी 80% मार्क्स से उम्मीद आप कीजिएगा, लड़ेगा क्वेश्चन। अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना, जहां खंगालना, जहां देखना, जो देखना, आप देखिए, आपकी चॉइस है। सबसे पहले हिस्ट्री के 2 पार्ट, पहला कला और संस्कृति, और दूसरे पार्ट में सारे चीज, चाहे वो जनजाति हो, विद्रोह हो जाए, फिर गांधी युग हो जाए, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाए, इन सबको एक साथ कर दीजिए, या फिर एक्ट हो जाए, सबको एक साथ कर दीजिए। पहले कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में मौर्य, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली, मंदिर शैली में द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसा शैली। ये तीनों बड़ा आसान है। इसको पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 दिन काफी है। 2 दिन में एकदम रगड़ के रख दीजिएगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां यूट्यूब पे, और ऐसे पढ़ा दूंगा कि जहां से जो क्वेश्चन देखना है देख लीजिए, अगर नहीं बने तो आप मिलिएगा हमसे, एकदम आसान कर दूंगा। दूसरा पोर्शन में गांधी युग। गांधी युग में बंगाल विभाजन देख लेंगे, स्वदेशी
आंदोलन जिसको कहते हैं, या फिर बंग भंग आंदोलन करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। क्यों विभाजन हुआ, कारण क्या था, कर्जन ने क्यों कहा कि बंगाल का विभाजन होना जरूरी है, क्यों फूट डालो शासन करो यहीं से निकल के आया, और कैसे हिंदू मुस्लिम जो है वहां से एक दूसरे में फूट पड़ गई, अलग अलग हो गए, उनके बारे में चर्चा करना। उसके बाद फिर होम रूल आंदोलन को देख लेंगे 1916, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह देख लेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन देख लेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन देख लेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अगर इच्छा करे, थोड़ा सा मन करे सुजीत सर, तो फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और आपको हिस्ट्री के लिए निश्चिंत रहना होगा, मैं जिंदा हूं। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है, महिला को सेंटर में रखना हर जगह में। चाहे इकोनॉमी में कोई योजना है, महिलाओं के लिए क्या योजना है, लड़कियों के लिए क्या योजना है, इनको एकदम देखना है और बड़ी बेहतरीन तरीके से देखना है। क्लियर। नेक्स्ट, दार्शनिक वाले सेगमेंट में आते हैं। इसमें गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ अन्य में सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा सा देख लेना, राम मनोहर लोहिया जी को देख लेना, अंबेडकर जी को देख लेना है, जयप्रकाश नारायण जी को देख लेना, और राजेंद्र बाबू को देख लेना। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन फंसने वाला है, इसको देख लेना। 1857 का विद्रोह को थोड़ा सा बढ़िया से देखना, और खास करके बिहार के एक्सपर्ट में बाबू कुंवर सिंह को देखना जरूरी है। पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को थोड़ा सा गहराई से देखना है। दिल, दिमाग और धड़कन तीनों का था, इस बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ते हैं तो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, सेल्फ स्टडी करने से भी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास मैं आ जाऊंगा। किसान आंदोलन में स्वामी सदानंद सरस्वती मामला बनता है, क्वेश्चन यहां से आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहीं पे कायनंदन शर्मा की बात हो जाए, है कि नहीं, या फिर राहुल शंकृत्यान की बात हो जाए, इन सबको थोड़ा सा यहां पे देखना, क्या योगदान रहा इनको समझना। उसके बाद आते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में दो, एक संथाल और दूसरा मुंडा। क्या था, इसके बारे में जाने क्या कारण रहा, क्या परिणाम हुआ, और फाइनली क्या निष्कर्ष निकला, इन दोनों को देख लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आते हैं अधिनियम में। अधिनियम में छोटा छोटा पार्ट है, हल्का सा एक बार नजर घुमाते हुए चले जाओगे ना, इश्क हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। फिर चाहे 1773 हो, 84 हो जाए, 93 हो जाए, 53 हो जाए, 57 हो जाए, 13 हो जाए, 1800, 1833 हो जाए, 61 हो जाए, 92 हो जाए, 1909 का काउंसिल एक्ट हो जाए, 1919 हो जाए, या फिर 1935 हो जाए। इतना अगर देख लेते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री बच्चों का खेल हो जाएगा। बशर्ते आपको लिखने वक्त इस चीज का हमेशा ख्याल रहना चाहिए कि हमें पॉइंट वाइज इंग्लिश मीडियम की तरह लिखना है। हमारी पढ़ाई, हमारी आंसर राइटिंग जो कल से शुरू हो रही है, एक दिन आंसर राइटिंग, दूसरे दिन डिस्कशन, एक दिन आंसर राइटिंग, दूसरे दिन डिस्कशन, एक दिन आंसर राइटिंग, दूसरे दिन डिस्कशन, और हमारा टारगेट है 80% क्वेश्चन को मैच करवा देना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैसे लिखा जाए उस पर भी चर्चा होगा। एकदम पॉइंट वाइज लिखना, जहां डायग्राम बनाने की जरूरत होगा करना है, एवरीथिंग आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर और आईआर। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, कितना, क्योंकि करंट अफेयर तो अथाह है सुजीत सर, सागर है, जितना पढ़ो उतना कम है। एक साल के करंट अफेयर उठा लो तो दिमाग में दर्द हो जाता है, चुभन सी होने लगती है। ऐसे में कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक है जिसपे अगर काम किया जाए तो आसानी से रिजल्ट लेकर निकल जाए। और इस बार पास करना मेंस, सच बताते हैं, बच्चों का खेल है। अगर थोड़ा सा मेहनत, वही 700-800 घंटा अगर पढ़ लिए तो समझिए जिंदगी संवर जाएगी। पहले भारत बांग्लादेश संबंध को देख लेना, संयुक्त राष्ट्र को देख लेना, भारत मालदीव को देख लेना, भारत अफगानिस्तान को देख लेना, भारत ऑस्ट्रेलिया को देख लेना, भारत रूस को देख लेना, भारत चीन को देख लेना, भारत अमेरिका को देख लेना, G20 देख लेना, ब्रिक्स देख लेना है। इसके साथ साथ बिम्स्टेक देख लेना है, क्वाड देख लेना है, संघाई सहयोग संगठन देख लेना है, इजराइल फिलिस्तीन को देख लेना है। क्या है, भारत आसियान को थोड़ा सा समझ लेंगे, भारत नेपाल का क्या मामला था उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, जाति जनगणना था उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, नया आपराधिक कानून आया इसको समझ लेना, और भारत कनाडा के बीच में कैसा संबंध रहा है, इन संबंध को अच्छे तरीके से खंगाल लेना है, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत होने का एकदम 0% हो जाए। बस क्या इतना नहीं पढ़ा जा सकता है क्या? और इतना पढ़ने के लिए मुश्किल से 3 दिन काफी है। 3 दिन में तो रगड़ मारोगे, रगड़ दो। जो पढ़ो वो लिखो, जो पढ़ो वो लिखो, जो सीखो वो लिखो, जो समझो वो लिखो, जो सोचो वो लिखो। रिजल्ट तो झक मार के आएगी। रोक के दिखा दे, हम भी यहीं जिंदा है। हकीकत यही है। बाकी आपकी इच्छा, जो लगे आप कीजिए, मेरे को क्या है। एस्थेटिक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में खास करके हिंदी मीडियम और जिनका आर्ट्स वाला पेपर हो या फिर कॉमर्स वाला पेपर हो, स्ट्रीम हो,
इनमें इनको दिक्कत होती है, मैथ्स से इनको बड़ा दिक्कत होता है। यकीन मानिए आयोग ने स्टेटिक्स दिया सबके लिए इक्वल, चाहे वो साइंस वाले हो, स्ट्रीम वाले हो, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, ध्यान रखिएगा, या फिर चाहे वो कॉमर्स वाले हो, तीनों को इक्वल है। तीनों के लिए स्टेटिक्स उतना ही भारी है। बस एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग जाए, दिल खुश हो जाए। सवाल ना उठता है कि 72 नंबर ना आए, 36 का 2 यहीं से तो उठाना है। धरती पे कोई रोक के देखे, खतरनाक तरीके से GS1 में नंबर उठाना, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। 36 का आंकड़ा कभी भी 32 में ना कन्वर्ट हो, इसलिए ध्यान रखना 72 नंबर उठाना है। इसके लिए लाइन ग्राफ को अच्छे से पढ़ना, बार ग्राफ को देखना है, पाई ग्राफ को देख लीजिए, टेबल ग्राफ को देख लीजिए, मिक्स ग्राफ जो है उसको देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस को देख लीजिए, एक बार एवरेज देख लीजिए और परसेंटेज देख लीजिए। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखना है। और अगर एक्स्ट्रा आप देखते हैं तो एक बार घूर के ये भी कैलेंडर में देख लीजिएगा, सिर्फ 60 दिन बचा हुआ, सिर्फ 60 दिन। अगर एक्स्ट्रा करोगे तो रिजल्ट एक्स्ट्रा में चला जाएगा। जितना चाहिए उतना आयोग ले लेगा, तुम्हारा रिजल्ट एक्स्ट्रा में छोड़ देगा। चॉइस योर्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी वाला सेक्शन, राज व्यवस्था वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, खास करके किसको पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना को अच्छे से देख लीजिए, मौलिक अधिकार को अच्छे से देख लीजिए, और जो देखते जाइए एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, जो टॉपिक आप देख रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी भी नोट से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रस्तावना से सॉल्व होता है कि नहीं, तभी पढ़ने का मतलब है। अदरवाइज टाइम पास है, अदरवाइज सेटिस्फैक्शन है, सिलेक्शन दूर तक नहीं होगा, यकीन मानो। बाकी आपकी चॉइस है जी। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लीजिएगा, एक बार मौलिक कर्तव्य को देख लीजिएगा, राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, राज्यपाल को देख लीजिएगा, सांसद को देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को देख लीजिएगा, भारत में आरक्षण क्या है, थोड़ा सा आरक्षण को देख लीजिएगा, पंचायती राज को देख लीजिएगा, जाति आधारित जनगणना को देख लीजिएगा, गठबंधन की सरकार को देख लीजिएगा, केंद्र राज्य संबंध देख लीजिएगा, न्यायपालिका देख लीजिएगा, राजनीति का अपराधीकरण क्या है, समान नागरिक संहिता देख लीजिएगा, और भारत में दल बदल कानून जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे ज्यादा इससे आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पे चलते हैं और अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वो कौन से टॉपिक हैं जो 70वीं में आने वाले 60 दिन में जब हमारा एग्जाम होगा मेंस में तो क्वेश्चन टकराएगा। सबसे पहला, गरीबी कारण और निवारण के उपाय। गरीबी है, कारण क्या, खास करके बिहार में, खास करके बिहार में फोकस मेंस में, बिहार में, भारत में तो रहेगा, बिहार में, स्पेशली बिहार में क्या कारण है गरीबी का, इसको समझना है। कैसे इसका निदान होगा, इसके बारे में आपको सोचना, हर एक डायमेंशन से, राजनीतिक से, आर्थिक से, सामाजिक से, सांस्कृतिक से, धार्मिक से, हर एक डायमेंशन से कोई भी चीज सोचो, कोई भी चीज पढ़ो, जीवन के चारों क्षेत्र से पढ़ो। इसका राजनीति क्या हो सकता है, सांस्कृतिक क्या हो सकता है, सामाजिक क्या हो सकता है, आर्थिक क्या हो सकता है, सब तरीके से दिमाग को घुमाओ, तभी मेंस निकलेगा। बिहार में भूमि सुधार क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आज के डेट में जो है भूमि सबसे बड़ा एक सरदर्द बन गया है। जिस स्पीड से भूमि की कीमत बढ़ते जा रही है, उसी तरीके से अपराधीकरण भी भूमि को लेकर बढ़ते जा रही है। बहुत सारा समाज में जो है कहीं ना कहीं जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, सब भूमि को लेकर हो रहे हैं। जमीनी विवाद के कारण लोगों की अपनों की हत्या कर रहा है। तो थोड़ा सा भूमि पे ज्यादा फोकस रखिएगा। भूमि सुधार क्या है, उद्योग को देख लीजिएगा। बिहार में उद्योग नहीं है, जिसके कारण जो है बिहार गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है। इसको इससे भी आप जोड़ सकते हैं, निवारण से, है ना। तो थोड़ा सा उद्योग को देख लेंगे, क्या उद्योग की जरूरत है, और यह भी देख लेंगे कि अगर बिहार में उद्योग नहीं है तो थोड़ा बहुत जो है बिहार अभी भी क्या है, प्रदूषण से बचा हुआ। क्या उद्योग आने से रोजगार तो मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पर्यावरण का ह्रास हो जाए। इसका क्या कारण है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। समावेशी विकास देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा सा देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन क्या कारण है, इसको थोड़ा सा समझना है। बिहार योजना को देखना, और योजना में खास करके बिहार की योजना को देखना एकदम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, भारत का तो देखना ही है, और बिहार का योजना, और बिहार की योजना में मैं पहले भी बता दिया था, योजना में जैसे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, तो उसी समय हमने आपने को बताया था कि जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो भारत सरकार की, बिहार सरकार की, जिसमें बेटिया के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, है ना, इन सब पे ज्यादा फोकस, पर्यावरण के बारे में हो, इन सब पे ज्यादा फोकस आपको करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ज्यादा है।
इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और लास्ट में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मामला बनकर तैयार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है भारत का प्रमुख रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मानव विकास सूचकांक हो गया, भूख सूचकांक हो गया और वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हल्का सा, ये सब बहुत ऐसे तो बहुत सारे रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट में इन तीन जो है जिनको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी फिर से आपको बताते चलेंगे। बिहार में जीआई टैग, जीआई टैग क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा, जीआई टैग मिलता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर जीआई टैग मिलता है तो उससे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है उस समाज का, उस राज्य का, उस गांव का, इसके बारे में थोड़ा सा समझ विकसित करना है। और कोई भी जीआई टैग देता है तो किस अधिनियम के थ्रू देता है, इनको थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिएगा। नदी जोड़ो परियोजना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल में मोकामा गंगा से जो है पाइप निकाल के ले जाके गया में पानी को ले जाया जा रहा है फल्गु नदी में, है ना, जो किसी जमाने में नैना नदी हुआ करती थी। ये वही नदी है जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 साल की कठिन तपस्या के बाद। तो थोड़ा सा ये नदी जोड़ो परियोजना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिससे सुखाड़ से निजात दिलवाया जा सके दक्षिण बिहार को। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। यूनिकॉर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे किसी कंपनी को, मान लीजिए आज इनक्रेडिबल जीएस जो है कुछ भी नहीं है, 0/सन्नाटा है, कल इनक्रेडिबल जीएस जो है इतना इनकम करना शुरू कर दे, इतना इनकम शुरू कर दे कि यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए। इनक्रेडिबल जीएस का मतलब ही है रियल में इनक्रेडिबल। तो ये अगर होता है तो कैसे होता है और इससे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी थोड़ा सा देख लेना है। मनरेगा के बारे में थोड़ा सा समझ लेना, कुपोषण भारत और बिहार में क्या है, खाद्य सुरक्षा, इसको देख लीजिए। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। पहला नाभिकीय ऊर्जा को देख लेंगे, इसरो को देख लेंगे, जैव प्रौद्योगिकी को देख लेंगे, हाइड्रोजन ऊर्जा को देख लेंगे, साइबर सुरक्षा आज के डेट में जो है ये ज्यादा क्या है चर्चा का विषय बना हुआ, तो इसको थोड़ा सा गहराई से देखने की जरूरत है। हाइड्रोजन ऊर्जा इस पे ये भी लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो जिस दिमाग से आप काम करते हैं, जो गॉड गिफ्टेड आपको माइंड लगा हुआ है, यही दिमाग को एक कृत्रिम रूप से बना के इसको तैयार किया जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। और जलवायु परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं तो फिर से मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार कैलेंडर की तरफ जरूर ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब है एक्स्ट्रा आप रिजल्ट से हो जाइएगा, बाकी चॉइस आपकी है, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए, ये पूरा का पूरा जो रहा वो मेरा सिलेबस रहा, जो मैंने आपको बता दिया। ये 6 के 6 पेपर हैं, 6 के 6 पेपर में मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या है, और इन टॉपिक को आज के बाद आंख बंद करके, विश्वास करके, समर्पण की भाव से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट जब आएगा सबका, उसमें आपका भी रोल नंबर रहेगा, आप यकीन मानिए, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। या तो बैठ के सोचिए, बैठे रहिए आराम से सोचिए कि जजमेंट आएगा, होगा या नहीं होगा, अभी कहना मुश्किल, सोचते रहिए बैठ के, एज यू विश, आराम से एंजॉय कीजिए। कई लोग मुझे आता ही नहीं है आंसर राइटिंग, सुजी सर मैं करूं तो क्या करूं, कोई बात नहीं, आइए ना मेरे पास, हम है ना, सब कुछ अगर आप ही को आ जाएगा तो फिर हम किस लिए हैं। आप आइए तो सही, शुरू तो कीजिए, आप वहां से निकलिएगा तब ने। डेली आंसर राइटिंग का सीरीज चला, सुजी सर कुछ नहीं लिखने आता है, ज्वाइन कर लेंगे, पैसा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे आइए तो सही, धीरे धीरे चलेंगे ना, क्यों नहीं समझ में आएगा। अगर कल आपका 100 नंबर रहेगा तो आपको अगर 300 नंबर आ जाए तो क्या गुनाह है, लेकिन आप बदलना चाहिएगा तभी 300 आएगा, वरना 100 से भी नीचे आएगा। और एक बात और बता दूं, हमारा इनक्रेडिबल परिवार जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा, जिसका नाम है नेत्रहाट बैच, और बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं, एक दिन टेस्ट है, एक दिन डिस्कशन है, एक दिन टेस्ट है, एक दिन डिस्कशन है, और यह सिलसिला तब तक है जब तक कि 17वीं का प्रीलिम्स ना हो जाए। शायद इससे बढ़िया आपको शायद ही कहीं मिलेगा। आपको जिस दुनिया में जाना है उस दुनिया में जाके देख लीजिए, आपको ये वन ऑफ द बेस्ट लगेगा, आपके सपनों का लगेगा, आपको ये विश्वास दिलाएगा। ज्यादा नहीं, 10 दिन टेस्ट देने के बाद सुजीत सर निकालेंगे रिजल्ट, टेंशन मत लीजिए, अब धीरे धीरे विश्वास आ रहा है। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए। जय हिंद।